तो आज के आपके करंट अफेयर्स 17th पर इट इज अच्छा मेरा हाथ लग रहा है। हाँ, 17 मई 2021, पता नहीं क्यों इरेजर सेलेक्ट हो जा रही थी। तो आपको जैसे पता होगा, आपके वेस्टर्न कोस्ट पे इस टाइम एक साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन टोक्टी। ठीक है, तो आपका साइक्लोन आज गुजरात के कोस्ट को हिट करने वाला है। इससे पहले केरला, कर्नाटका, इन सारे एरियाज को पास करते हुए निकला है। तो आपके इस एरिया के बहुत पास से आपका साइक्लोन निकल के आया है। तो यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई थी आपके कर्नाटका, केरला, गोवा, ये सारे एरिया में। पर आज गुजरात को तो बेसिकली ये हिट करेगा। तो गुजरात में काफी सारे सीरियस तूफान, जान जाने का खतरा, ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ये साइक्लोन्स बेसिकली बनते कैसे हैं और कहाँ बनते हैं? देखो, जो इंडिया के कंटेक्स्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए है ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल भी और आपके टेम्परेट भी। अब ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये नाम इन्हें कहाँ से मिलता है, इसके लिए एक शीट पे बनाते हैं। बेसिकली ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये हम ज्योग्राफी में पूरी डिटेल में दोबारा से भी पढ़ेंगे, पर जहाँ पे करंट अफेयर में जो आता है वो साथ के साथ। एक मिनट बस ड्रॉ कर दूं। तो आपकी ये जो पूरी अर्थ है, इसे हमने, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये अर्थ के ऊपर ऑब्वियसली बनी नहीं हुई, ये हम अपनी स्टडी के लिए बनाते हैं। इसमें सबसे जो अर्थ का जो सेंटर माना जाता है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, वो है आपका इक्वेटर। इससे ऊपर जो लाइन आती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो लाइन आती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपके अर्थ के ऊपर ये सारी इमेजिनरी लाइंस इस तरीके से बनाई गई हैं। ये ऊपर है आर्टिक सर्कल और नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब जब हमने अर्थ को सेंटर से डिवाइड कर देते हैं इन इमेजिनरी लाइन से, एक पोर्शन हमारे पास ऊपर वाला रह जाता है और एक पोर्शन हमारे पास ये नीचे रह जाता है। ऊपर वाले को हम कहेंगे, सेमी सर्कल है ना, हाफ है, तो ऊपर वाला होगा नर्दर्न हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब स्फीयर का हाफ हो गया हेमीस्फीयर, और नीचे हमारा सदर्न हेमीस्फीयर, नीचे वाला हाफ पार्ट। अब ये जो लाइनें हैं, ये जितनी इमेजिनरी लाइनें बनाई हैं, ये इन सबको भी डिग्रीज दी हुई हैं। ऊपर वाली क्योंकि हेमिस्फीयर नॉर्थ, नीचे सेम साउथ। ठीक है, एंड हाफ डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब इन्हें ये डिग्री क्यों दी है, ये सब कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, तो ये चीज वहां कवर करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए ये अर्थ का ये जो बेसिक डायग्राम है, अब ये बेसिकली ये सारी लाइनें बनाई क्यों जाती है। आपके देखो, अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइट आती है, हीट आती है, ये सब कुछ सन की तरफ से आती है। अब कहीं पे भी हम कहीं पे भी रेन देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, उसका अल्टीमेटली कारण यही है कि सन की लाइट वहां पे कैसे पड़ती है। अब जैसे सारा साल जो बैलेंस लाइट आती है ना, वो एक्चुअली इक्वेटर पे आती है। इक्वेटर ऐसी जगह है जहां पे सारा साल 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात रहती है। नहीं तो हम देखते हैं ना, हमारे दिन बड़े छोटे होते हैं। वो दिन बड़े छोटे कैसे होते हैं, जितनी ऊपर जाओगे, ये अर्थ की रेज ना, ओ सॉरी, सन की रेज ना उतनी ही स्लांट होती जाती है। तो ये साल के कुछ टाइम अवेलेबल होती हैं, कुछ टाइम डिम हो जाती हैं या बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल देखोगे,
ये देखो डॉट डाल के देखो, ये देखो बिल्कुल फोकस पे लाइट आ रही है। यहाँ पे फोकस थोड़ा सा बिखरा होगा। ये देखो इसने इतना एरिया कवर किया है। अब कहीं पे भी लाइट का दूसरा लॉजिक ये है कि कहीं पे भी लाइट बिल्कुल ही डायरेक्ट एक पॉइंट पे डल रही होगी, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी। तो यानी कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी करता है आपका सन। और जहां पे मतलब लाइट देखो बिल्कुल सेम आ रही है, पर यहाँ पे उसे एरिया बड़ा कवर करना पड़ रहा है। अब अगर सेम लाइट बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है, ऑब्वियसली उसकी हीट भी बिखर जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेस हीट है, इसीलिए जो आपके अर्थ के पोल्स हैं वो जमे हुए हैं। ठीक है। अब ये जो हीट बैलेंस है, इसी के कारण अर्थ के ऊपर, मतलब अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ के ऊपर सारे नेचुरल फिनोमिना चलते कैसे हैं, उसका सबसे बेसिक आंसर ही ये है कि जो सन से लाइट आती है, जो हीट आती है, उससे अर्थ के ऊपर सारे प्रोसेसेस चलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हीट ज्यादा है, ये पूरे एरिया में एक्चुअली जो करते करते ना कम होते हुए, ये जो पूरा एरिया पड़ता है, ये सबसे ज्यादा हीटेड एरिया होता है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। क्लियर है? ये जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ और कैंसर और ट्रॉपिक और आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक, ये इन एरिया को कहते हैं टेम्परेट। इनके अलग अलग वेदर फिनोमिनाज हैं, अलग अलग तरीके से ये चीजें काम करती है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, यहाँ पे गर्मी टेम्परेट में ऐसा नहीं होता कि टेम्परेट में गर्मी नहीं होगी, टेम्परेट में दोनों कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर बस गर्मी रहती है, सर्दियां नहीं आ पाती। टेम्परेट में गर्मियां भी आती हैं, सर्दियां भी आती हैं, ये आप रिलेट कर पाओगे जब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया है, इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो ये एरिया ऐसा दिखता है। ठीक है। तो मतलब इंडिया ऐसा दिखता है, तो ऑलमोस्ट सेंटर से आपकी ये लाइन निकल गई। तो ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे सर्दियों का मौसम कभी नहीं आता। ठीक है। पर जो आप मतलब आप में से अभी जो लाइव क्लास में, आप तो सारे नॉर्थ में हो, तो आपको पता है आपके विंटर्स भी एक्सट्रीम आती हैं और आपकी समर्स भी एक्सट्रीम आती हैं। तो वो दोनों चीजें इसीलिए आती हैं क्योंकि हम टेम्परेट एरिया में पड़ जाते हैं, यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारी दोनों चीजें एक्सट्रीम आती हैं। पर अब नीचे इन दोनों एरियाज में क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में हीट और उसके कारण मतलब ऑब्वियसली रेनफॉल भी उसी के कारण होती है, सब कुछ इवेपोरेशन वो वाला पूरा साइकिल, इसके कारण आपके सिर्फ टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज ही हैं जहां पे अल्टीमेटली साइक्लोन्स आते हैं। जो टेम्परेट एरिया में साइक्लोन आएंगे उन्हें कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन आएंगे वो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमारे क्योंकि नॉर्थ में कहीं पे भी पानी की कोई बॉडी नहीं पड़ती, इसीलिए हमारे एक्चुअली सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे अभी यहां से आ रहा है, तुम साल में अभी पढ़ लोगे, एक आधे महीने में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जहाँ पे हर साल आता ही आता है, वो यहाँ पे गिरते हैं। ठीक है। तो मतलब आंध्र प्रदेश उड़ीसा में भी हर साल आता ही आता है। तो अब हमारे सारे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं। और वैसे भी जो ज्यादा पावरफुल साइक्लोन है ना, वो यही होते हैं, क्योंकि वेदर का फिनोमिना मतलब गर्मी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनमें पावर ज्यादा होती है। अब होता क्या है, अब तो ये चलो मैंने हीट से तुम्हें रिलेट करके बता दिया, अब प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में आपके ये शुरू होता है जहां पे समुंदर है, कि जहां पे सबसे पहले पानी है। अब पानी के ऊपर आपकी सनलाइट पड़ रही है, सारा दिन सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट के कारण पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब जब पानी गर्म होना शुरू होगा, एक ना आइडल टेम्परेचर तो चाहिए, क्या होता है पहले मतलब जब ये कंडीशन शुरू होनी है, ना कोई हवा चल रही हो,
ना कोई बादल हो, बिल्कुल काम वाटर हो, पानी भी ज्यादा हिल नहीं ना रहा हो, ठीक है, तो बिल्कुल काम कंडीशंस हो। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, पर 20 डिग्री आइडल जो टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर पानी गर्म होता रहेगा और 20 डिग्री तक आ जाएगा। 20 डिग्री पे और ये सारी कामनेस बनी हुई है और 20 डिग्री टेम्परेचर आ गया, साथ के साथ यहाँ पे पहले ही इवेपोरेशन चल रही होगी, ठीक है, पानी इवेपोरेट हो रहा होगा। दूसरा, जो हम हमेशा स्कूल में एक चीज आप हमेशा पढ़ते आए हो, हम आपने हमेशा पढ़ा है ना कि जो गर्म हवा होती है, जैसे हवा गर्म होती है वो ऊपर को जाती है, और जो हवा ठंडी होती है नीचे काट। वो नीचे को गिरती है। बिल्कुल। तो हवा इस प्रोसेस को करना शुरू करेगी, देखो, क्योंकि पानी गर्म हुआ है, पानी अपने ऊपर हवा को गर्म करना शुरू कर देगा। वो हवा के गर्म हुई जैसे ही उसे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर से ठंडी हवा इस खाली जगह, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हवा भाग गई है ना ऊपर को, तो यहाँ पे खाली है, वैक्यूम बन रहा है, ठीक है, जगह बन रही है ना दूसरी हवा के लिए। तो दूसरी हवा यहाँ पे भागी हुई आएगी और इस जगह को कवर करने की कोशिश करेगी। तो इसके कारण एक साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसके कारण गर्म हवा ऊपर को जा रही है, ठंडी हवा नीचे को आ रही है। कोशिश क्या कर रही हैं ये दोनों हवा, कि ये जो हवा की यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है, जो यहाँ पे हवा पतली हो गई है, इसे कवर कर लें। इस पतली हवा को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रेशर में जो ड्रॉप आया है, प्रेशर में जो ड्रॉप आया है। अब हवा के लिए एक प्रिंसिपल याद रखो, जब भी प्रेशर की बात की जाएगी, प्रेशर जो होता है दो टाइप का होता है, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब है कि हवा बहुत ही टाइटली पैक्ड है कहीं पे, मतलब पूरा भरा पड़ा है। ऑब्वियसली ये प्रेशर ज्यादा होगा ना, क्योंकि फिर हर साइड पे जोर लगा रही होगी। लो प्रेशर का मतलब है कि हवा में बहुत सारे गैप्स हैं, और हवा आने की बीच में जगह बची हुई है बहुत सारी। तो जहां पे भी गर्मी होगी ना, वहां पे हमेशा ये हीट के कारण हमेशा लो प्रेशर होगा। जहां पे कूलिंग होगी वहां पे हाई प्रेशर होगा ही होगा। तो अर्थ के अगर इसी मैप की मैं बात करूं दोबारा से, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा? सर टेम्परेट एरिया से हाई जहाँ पे प्रेशर। टेम्परेचर लो होगा। एक एरिया का नाम लिखना भूल गया, ये है पोलर एरियाज, या फ्रिजिड कहते हैं, चलो कोई नहीं। हाँ जी। सर फिर पोलर में ही होगा। सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहाँ होगा? सर जहां पे पोलर में। सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है, वो पोल्स है। पोलर। तो ऑब्वियसली पूरी अर्थ को लगाओगे तो सबसे ज्यादा सबसे हाई प्रेशर यहाँ पे होगा। सबसे लोएस्ट प्रेशर, अभी मतलब बाकी कंडीशंस ना करते हुए, आपके ये ट्रॉपिकल एरिया के बीच में होगा, जिसमें इक्वेटर मतलब मेन लाइन पड़ रही है। पर आपके पूरे एरिया की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया में लो प्रेशर बना होगा। तो वही चीज होती है कि जहां पे ये हवा, मतलब ऑब्वियसली हवा भाग रही है ना, मैंने आपको बताया जहां पे हीट हो रही है वहां पे लो प्रेशर बन जाएगा। तो पानी के ऊपर इस एरिया में क्योंकि हवा गैप बना रही है, तो हवा गैप बना रही है ना, लो प्रेशर हो रहा है, ये हवा को फिल करने के लिए और हवा भागती आ रही है। पर इस हवा के साथ होता क्या है, जब ये भाग के आ रही होती है, वहां पहुंचने से पहले ही ये गर्म हो जाती है। अब ये गर्म हुई, इसे यहीं से वापस मुड़ना पड़ेगा, नई फ्रेश ठंडी हवा फिर से आने की कोशिश करेगी, वो इस जगह को दोबारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, वो भी गर्म हो जाएगी, उसे भी वापस मुड़ना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे लगातार गैप बन रहा है, हर हवा ये इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है। पर इसके कारण हर साइड से क्योंकि हवा भाग के आ रही है, यही धीरे धीरे एक सर्कुलर मोशन का रूप ले लेती है। ये जो सर्कुलर मोशन है, बेसिकली हवा कोशिश क्या कर रही है कि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहां पे आपका लो प्रेशर बना हुआ है, इस एरिया तक मैं पहुंच जाऊं और इस प्रेशर को बैलेंस कर दूं, ठीक है, लो प्रेशर की कंडीशन खत्म कर दूं। पर हवा वहां पहुंचने से पहले ही गर्म हो जा रही है, इसके कारण वो घूमती रहती है
ऊपर को लगातार उठती रहती है, नई हवा नीचे को आएगी फिर ऊपर उठ जाएगी, लगातार ये चीज चलती रहेगी। इसके कारण ये जो रोटेशन है यही बना देता है साइक्लोन। और क्योंकि साइक्लोन के बीचों बीच इवेपोरेशन भी हो रही थी तो आपके बादल भी बनने लग जाते हैं फिर। तो पूरी तूफान की कंडीशन, हवा तेज पहुंचने की कोशिश कर रही है, गर्म हो रही है, ऊपर उठ रही है, इस प्रेशर। तो लास्ट ईयर जैसे यूपीएससी में ये पूरा कंसेप्ट देखो, हर चीज का ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, पेपर में क्वेश्चंस सॉल्व करने बहुत आसान है। जैसे अभी अगर मतलब मैं आपको बिना क्वेश्चन और डिटेल बताए अगर एक क्वेश्चन पूछूं, खुद सोच के अभी जितना पढ़ा है उसके मुताबिक आंसर करना। स्टेटमेंट है यूपीएससी के लास्ट ईयर के प्रीलिम्स की। साइक्लोन के ये जो सेंटर पॉइंट है और ये आउटर वॉल होगी, कहां पे लगता है तुम्हें हाई प्रेशर होगा और कहां पे लो प्रेशर होगा? न्यू से पूछ रहा हूँ, जिन्हें पता है वो चलो अभी के लिए ना बोले। ये जो साइक्लोन के बाहर वाली चीज का आउटर वॉल कहते हैं, ये चलो पेपर में नहीं आई हुई थी तो मैं वैसे बताता हूँ। और साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर वाले को साइक्लोन की आई कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहाँ होगा और लो प्रेशर कहाँ होगा, आई पे या आउटर वॉल पे, क्या क्या चीज होगी? कोई भी गेस करो, ट्राई करो। आई पे सर लो प्रेशर। आई पे, लो आई पे। हाई टू लो प्रेशर जानती है ना सर। सर आई हाँ, पे सर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। अच्छा, क्यों सबसे ज्यादा प्रेशर क्यों होगा? अभी हमने एक चीज डिस्कस की कि हवा ये पहुंचने की कहाँ कोशिश कर रही है, जो साइक्लोन में हवा होती है ये कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रही है? सेंटर में। पर है तो ये सारी हवा बाहर को ना, यानी कि सेंटर में आपके गैप बना हुआ है, पर बाहर हवा पूरी तरह टाइटली घूम रही है, किसी भी तरीके से मैं यहां पहुंच जाऊं। ठीक है, यही मैंने बताया ना कि बिल्कुल सेंटर में जाने की कोशिश कर रही है। तो इसके कारण चल मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि लो प्रेशर बिल्कुल सेंटर में बनता है, क्योंकि हवा वहां पे पहुंच नहीं पा रही। देखो जैसे ही अब आपको ये कभी पूछा जा सकता है कि साइक्लोन खत्म कब होता है? साइक्लोन खत्म होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो वो लैंड के ऊपर आ गया, जैसे ही लैंड को एंटर करता है साइक्लोन, उसका ये पानी से कनेक्शन कट गया। पानी मस्ट है, जब तक ये इवेपोरेशन ये सारा एरिया गर्म नहीं होगा तब तक साइक्लोन नहीं हो सकता। जैसे ही वो लैंड को एंटर करता है साथ ही साथ पानी कट गया, तो अपने आप साइक्लोन कुछ लैंड के अंदर जाएगा और खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, साइक्लोन साथ के साथ खत्म हो जाता है। दूसरी साइक्लोन खत्म होने की जो चीज होती है वो होता है कि अगर हवा ये बिल्कुल सेंटर में पहुंच गई, ये सेंटर में चली गई बिल्कुल सेंटर में, तो यहां पे जाके ये सारा का सारा प्रेशर खत्म कर देगी, मतलब जो लो प्रेशर था वो बैलेंस कर देगी, हाई प्रेशर बना देगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर में से ही हीटिंग के कारण आसपास हवा घूमनी शुरू हुई है। सेंटर में गर्मी थी, आसपास तभी हवा ऐसे घूमनी शुरू हुई, क्योंकि वो इस सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, पर वो सेंटर तक पहुंच नहीं पा रही है। यहां तक आई, गर्म हुई, गर्म होके ऊपर चली गई, नई हवा आने की कोशिश कर रही है, गर्म होके फिर ऊपर जा रही है, तो यही पूरा भवंडर बन जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने कंसेप्ट पे जोर देना, कोई बात नहीं अगर गलत भी हुआ आंसर तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म में यही तो लर्निंग करनी है। तो सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर बन जाता है। क्लियर है? दूसरी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर साइक्लोन के अंदर होगा या बाहर होगा, और कहाँ पे टेम्परेचर कम होगा कंपैरेटिवली? सर बाहर कम होगा। बाहर, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट लिंक किया है ना कि जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे गर्मी होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे ठंड होती है, तो मतलब ठंडा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा ठंडा है और ये आपका वार्म है।
क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो आपका इस तरीके से साइक्लोन जनरेट होते हैं। कभी भी साइक्लोन्स के ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, स्टेट सर्विसेज में भी आया था। तो इन सारी चीजों को, कंसेप्ट्स को अच्छे से हमेशा हमने करना है। क्लियर है? तो वो अपने आप उस तरीके से होंगे। तो जो ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। किसी को कोई भी डाउट इसमें? नहीं। आपका सेकंड करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, हमने कुछ करंट अफेयर पहले ही कवर किया था कि इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत ज्यादा, और आपने न्यूज और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत ज्यादा सीरियस कन्फ्रंटेशंस हो रही हैं। एक दूसरे के ऊपर लगातार मिसाइलें छोड़ रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोग इजराइल की बॉर्डर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंस वॉर सिचुएशन बनी हुई है। ये खास करके ना गाजा स्ट्रिप पे बनी है। अब ये गाजा स्ट्रिप क्या है? अगर आप इजराइल का मैप देखोगे ना, वो मैप आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये है गाजा और ये है आपका वेस्ट बैंक। देखो, इजराइल जो देश बनना था, इजराइल देश, एक ही टेरिटरी के अंदर दो देश बनने थे। मतलब ये जो गाजा और वेस्ट बैंक की जो टेरिटरी होनी थी, यहां पे बनना था पैलेस्टाइन, जो मुसलमानों का देश होना था, और ये जो बीच में इजराइल है, ये बनना था जुडाइज्म फॉलो करने वाले आपके जूस का देश। ठीक है? तो जिन्हें यहूदी बोला जाता है, अगर हमारी हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज की बात करो, तो उनके मुस्लिम्स और जूस का ये जो पूरी चीज थी, ये इस तरीके से आपके बनाए गए एरियाज ओरिजिनली। पर हुआ क्या, आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज थी ना, उन्हें ये चीज मंजूर नहीं थी। ओरिजिनली ये सारी जमीन ही पैलेस्टाइन को मिलनी थी, पर आपके वर्ल्ड वॉर में ये सेटलमेंट्स हुई कि आपके पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों ही यहाँ बनाए जाएंगे। अब इसके कारण आसपास के मुस्लिम कंट्रीज को मंजूर नहीं था कि तुम एक मुस्लिम कंट्री की जमीन छीन के किसी और कंट्री को बनाने को दे रहे हो। ठीक है? तो उन्होंने, जैसे इसके साथ यहाँ पे इजिप्ट लगता है, यहाँ पे सीरिया लगता है, ठीक है, आपका लेबनान लगता है, जॉर्डन लगता है। तो ये जितनी कंट्रीज हैं, इन सब ने एक बार इसराइल पे हमला भी किया। मतलब दो बारी वॉर्स हुई हैं, 60s और 70s में। इसराइल ने आपके दोनों बारी सबको हरा दिया, और इसके बाद इसराइल ने बहुत सारे और आसपास के एरियाज पे भी कब्जा बना के रखा हुआ है। अभी भी गोलान वैली जैसे सीरिया का, उस पे कब्जा बना के रखा हुआ है। गाजा के भी बहुत सारे एरिया पे इसराइल का कब्जा है। अब इन दोनों के इशू में एक और शहर आ जाता है। ओहो, चलो, शहर ही उड़ गया। वो है जेरूसलम। ठीक है? जेरूसलम इन दोनों शहरों के कॉमन कैपिटल बननी थी। दो शहर को आधा आधा बांटा जाना था, पर उसके ऊपर भी विवाद बना रहा, और उसके ऊपर भी आपके इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। चाहे उसके ऊपर हाफ ऑफ होना था, पर इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो लेटेस्ट वहीं पे जेरूसलम में ये सारी चीजें शुरू हुई कि वहां पे कुछ मुसलमानों को उनकी कॉलोनी से हटाया गया। उसके बाद जो वहां पे अलग मॉस्क है, एक जो मस्जिद है, उसके अंदर इजराइल की पुलिस घुस गई थी, क्योंकि उनके ऊपर पत्थर मारे पहले लोगों ने। फिर इजराइल की पुलिस वहां पे घुस गई और उसने वहां पे बहुत ही ब्रूटल फोर्स यूज की, और वो अब चीज बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो जितने भी दुनिया में ऐसे मसले होते हैं जो अल्टीमेटली वॉर का रूप ले सकते हैं, इन सबको सेटल करना और वॉर होने से रोकने की जिम्मेदारी दुनिया में आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। ये बनाया ही इसलिए गया था कि पूरी दुनिया में पीस बनाई जा सके, और कहीं पे भी कोई भी डिस्टरबेंस है या कुछ भी है, उन्हें अल्टीमेटली वहां पे अपनी फोर्स भेज के, या अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर हमला करती है, उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। सैंक्शन लगाने का मतलब होता है
सारी दुनिया को बोला जाता है कि आप इस कंट्री से व्यापार नहीं करोगे, कोई रिश्ते नहीं रखोगे, ठीक है। तो एक तरह से, क्योंकि वो आज आज की दुनिया में ना कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बिना किसी और कंट्री के साथ रिश्ते बनाए रह सकती है, क्योंकि हम हर चीज के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम उस कंट्री को फोर्स करते हैं कि तुम बैक डाउन कर जाओ और जो तुम एग्रेशन दिखा रहे हो वो खत्म करो। पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अंदर एक्चुअली टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट है, उन्हें कहते हैं P5, परमानेंट 5, ठीक है। 5 पक्के मेंबर्स हैं और आपके 10 नॉन परमानेंट है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये फिक्स्ड हैं कंट्रीज। ये आपकी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये है टोटल आपकी 5 कंट्रीज जो ये परमानेंट 5 है। परमानेंट 5 का मतलब है ये हर टाइम आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये जो बाकी 10 होते हैं, ये जो 10 होते हैं, तो ये जो बाकी 10 होते हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 2-2 साल के टर्म पीरियड के लिए आते हैं। तो जैसे 2021, मतलब कोई भी अपना पीरियड शुरू करता है, अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए, 2021 के ना 1 जनवरी से, मतलब हमेशा पीरियड शुरू करते हैं। 2021 में इंडिया भी इन नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स में से एक बन गया, ठीक है। तो आपके ये याद रखना कि 2 साल का टर्म पीरियड मिलता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। परमानेंट हमेशा इसका हिस्सा रहते हैं, ठीक है। ये 1946 में बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पीस बनाना इसका काम है। बहुत सारे क्राइसिस में एक्चुअली हेल्प भी की है, पर ये फेल कहाँ होती है, ये जो परमानेंट 5 है ना, इन्हें ये बाकी 10 से, एक तो ये हमेशा ही मेंबर रहते हैं, इसके अलावा ना इन्हें एक स्पेशल पावर मिली है जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है ऐसी पावर जिससे तुम किसी भी चीज को एब्सोल्युटली नो बोल सकते हो, कंप्लीटली मना कर सकते हो। तो कोई भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस ये 5 के 5 एग्री करें। तो लेट्स सपोज इनमें से एक देश, जैसे अभी इसराइल के केस में इसराइल के ऊपर सैंक्शन नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि यूनाइटेड नेशन उसे सपोर्ट कर रहा है, सॉरी यूएसए उसे सपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए क्या कर रहा है, वो लगातार या तो डिले कर रहा है और आगे जाके वीटो लगा देगा कि इसराइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसराइल को फ्री हैंड मिल रहा है, वो जो मर्जी कर सकता है। वीटो का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बस वहीं रुक जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो इन देशों में से कोई भी एक रुक जाए, जैसे जो चाइना है ना, चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। इंडिया बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर देश डिक्लेयर करवा दे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो पाकिस्तान को चाइना हमेशा वीटो लगा देता है कि पाकिस्तान को नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से तभी फिर पाकिस्तान को हल्लाशेरी मिलती है कि वो अभी भी लगा रह सकता है, क्योंकि उसके पीछे चाइना की सपोर्ट है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट लिखे हैं। कोई भी डाउट? सर, हाँ जी। जैसे इनके पास वीटो पावर है, जब ये किसी चीज के लिए मना करते तो इनसे रीजन नहीं पूछा जाता कि आप क्यों मना कर रहे हो, लाइक? नहीं, वीटो को कोई पूछ नहीं सकता। हाईएस्ट, दुनिया की हाईएस्ट पावर बॉडी है। दो यूनाइटेड नेशन को चलाने वाली 2 बॉडीज होती हैं। सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। जनरल असेंबली में 192 कंट्रीज सारे की सारी बैठती हैं। उसके अलावा जो सेकंड पावरफुल बॉडी है वो यही है, यूएनएससी। ये दोनों मिलके पूरा यूनाइटेड नेशन चलाती हैं। तो यहाँ पे तो सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। पर अगर कोई भी पीस का फैसला, ऐसा कोई भी फैसला करना है, वो ये काउंसिल करता है। और इसमें इन 5 का सबसे बड़ा होल्ड है। इनमें से एक भी मना कर दे तो सारा का सारा रेजोल्यूशन रुक जाता है। बट सर, इससे तो फिर मोनोपोली टाइप या कुछ लाइक बिल्कुल नेगेटिव उसमें भी चल सकती है चीज, जैसे ये लोग अभी कर ही रहे हैं। नहीं, नेगेटिव में जाती है ना, यही तो बहुत बड़ी मिसयूज है इस पावर की, ठीक है। पर अगलों ने, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ये है, ये 5 वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, तो इन्होंने अपने आप को स्पेशल प्रिविलेज दी है ये, ठीक है। क्योंकि ये सारी वर्ल्ड वॉर 2 विनर्स हैं, ये सारी कंट्रीज। अगर आप ये सारी कंट्रीज के नाम देखोगे, इन्होंने ही तो वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी।
मतलब दुनिया, जस्ट पावर बेस पे इनको दे रखा है ये हाँ कि जी इनके पास बिल्कुल। वैसे पावर है तो। इस टाइम उस टाइम उनके पास ही सबसे ज्यादा पावर थी। अब ना एक और ग्रुप है, आपको कभी पूछा जा सकता है, G4। G4 ग्रुप ऑफ 4, मतलब 4 देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि P5 की जगह ना P9 बना दो, क्योंकि दुनिया में 4 और ऐसे देश हैं जिनका सिंस जब ये बना था 1946, उससे आज वो कंट्रीज ग्रो करके बहुत ही पावरफुल बन चुकी हैं और उन्हें भी ये सेम स्टेटस मिलना चाहिए। वो है आपकी इंडिया, जापान और जर्मनी और ब्राजील। ये 4 कंट्रीज कहती हैं कि हम भी अब वो स्टेटस होल्ड करते हैं कि हमें भी इसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, पर वो उसके लिए आपके रिफॉर्म्स चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म के लिए क्या जरूरी होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में ये पांचों मेंबर जो P5 हैं, ये पांचों एग्री करें इन्हें ऐड करने के लिए, प्लस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 3/4 कंट्रीज बोल कि हाँ हमें मंजूर है। तो इंडिया के लिए तो एक्चुअली बहुत सारी सपोर्ट है, पर हमने क्या किया है, हमने क्योंकि G4 बना लिया है तो हम ये बाकी अब 3 कंट्रीज का साथ नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हम एज अ डिप्लोमेसी में अपने दोस्तों को साथ रखना जरूरी होता है। पर इन कंट्रीज के लिए कोई ना कोई अगेंस्ट खड़ा हुआ है, इसके कारण कोई ना कोई मतलब इन्हें प्रॉब्लम है। इंडिया के अगेंस्ट भी है, ऐसे तो पाकिस्तान, टर्की जैसे देश, पर हमारी ओवरऑल ये पांचों ने भी बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे, इवन चाइना ने बोला है, और यहाँ पे भी हमारे पास देशों की भी सपोर्ट है। पर फिलहाल क्योंकि हम बाकी 3 के साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी परमानेंट का मेंबर नहीं बन पा रहे, हम अभी टेम्पररी मेंबर ही हैं। 2 साल 2023 में खत्म हो जाएगी हमारी वो, 2022 के 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी हमारी सीट। क्लियर है? कोई और डाउट? तो ये था। थैंक यू। हाँ जी, नहीं नहीं सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है। किसी और को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लो। नहीं तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।